तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार आप सबका फिर से। और मुझे लगता है कि काफी बेसब्री से इंतजार चल रहा था कि आखिर मेजर कल सी क्लासेस कब आपके लिए वो विशेष मॉडल पेपर्स लेके आ रहा था। बिल्कुल तैयार हो जाइए देश के सबसे ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे, तैयार हो जाइए देश के सबसे ऑथेंटिक मॉडल पेपर के लिए। मैं जानता हूं कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आप स्टडीज कर रहे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आप गाइडलाइंस ले रहे हैं, बट मैं कहना चाहता हूं कि इस एग्जाम को श्योर शॉर्ट क्वालिफाई करना है तो जरूर से जरूर इन मॉडल पेपर्स की प्रैक्टिस करिएगा जो लगातार आपके एग्जाम के लिए हम रिलीज करेंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि ऑफलाइन प्रोग्राम में भी हम तेजी के साथ यार ओपन हो गए। 1 जुलाई में देश में सबसे पहले आगाज हमने किया है एक नए जज्बे, एक नए जुनून के साथ, केवल एक उद्देश्य से कि अब कोई भी बच्चा बिना वर्दी के नहीं रहेगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि मॉडल पेपर की सीरीज आपकी स्टार्ट हो चुकी है। बच्चा बिना टाइम वेस्ट के जम के इसको लगिए। इसको मैं कहूंगा ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए, क्योंकि मैं चाहता हूं जितना भी हमारा जेंटल एयरमैन कैडेट बनने वाला इस देश का बच्चा, जो हमारा एयरफोर्स का एस्पिरेंट है, उसको एक प्रेरणा जानी चाहिए, उससे तक ये पहुंचना चाहिए कि आखिर सटीक और बिल्कुल अप टू द मार्क क्वेश्चन कलेक्शन का मतलब क्या होता है। और वाकई में अगर आपने लगातार इन मॉडल पेपर्स की प्रैक्टिस कर ली, जो कि लगातार आपको 1 डे के अंतराल पे आएंगे, जो टीम पूरी स्टडी करेगी और आपके सामने मॉडल पेपर परोसे जाएंगे, पूरे के पूरे मॉडल पेपर रहेंगे। सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 बजे डेली ये पेपर आपके सामने होगा। बिल्कुल सुबह उठते ही सबसे पहला काम बच्चा ये करना है कि मॉडल पेपर्स के सारे क्वेश्चंस को लगाना है और एक बेहतर नोट्स बनाना है और फाइनली एयरफोर्स वाले एग्जाम में अपनी सफलता को सुनिश्चित करके दिखाना है। थैंक यू सो मच और बिल्कुल शुरू करते हैं मॉडल पेपर। ओके, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए, तो आज हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं मॉडल पेपर, ठीक है, किसके, एयरफोर्स के लिए। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, 25 क्वेश्चंस, और फटाफट एक एक क्वेश्चन का पूरी तरह से पोस्टमार्टम करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिएगा जो पहला क्वेश्चन है, सेट ए हैव 3 एलिमेंट्स, यानी सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं। तो आप बोलोगे सर 3 एलिमेंट्स हैं, यानी एन ए बराबर कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। एंड सेट बी है 4 एलिमेंट्स, यानी जो दूसरा समुच्चय है उसमें कितने अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं। आप बोलोगे सर 4 एलिमेंट्स हैं। आपसे पूछा गया इंजेक्शन, इंजेक्शन मीन्स होता है इंजेक्टिव, यानी 1 फंक्शन, जिसको बोलते हैं एकैकी फलन। तो कितने एकैकी फलन बनेंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता है ए से बी में कितने एकैकी फलन बनेंगे, तो आप सीधे सीधे क्या अप्लाई कर सकते हो बच्चों, बी में कितने एलिमेंट हैं, 4, तो 4p3। तो आपको क्या मिल जाएगा, आप बोलोगे सर ऊपर वाले का फैक्टोरियल बटे ऊपर वाले माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल। तो आपको पता है फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होगी, 24, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट, आप बोलोगे सर ऑप्शन सी इज करेक्ट। दूसरा भी मेथड है, देखिएगा फर्स्ट एलिमेंट्स के पास पेयर बनाने के लिए कितने चॉइसेस होंगे, आप बोलोगे सर 4 चॉइसेस होंगे। 1 है जिससे ये कनेक्ट हो जाएगा, उससे दूसरा कनेक्ट नहीं होगा। दूसरे के लिए 3 ऑप्शंस बचेंगे, तीसरे के लिए 2 ऑप्शंस बचेंगे। आप मल्टीप्लाई करोगे 4 3 12 2 24। ओके, तो आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, जितने जल्दी चाहो स्पीड मेंटेन रखो, खटाखट सभी क्वेश्चन को ठोक सकते हैं अपन। ओके, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं बच्चों अपन। देखिएगा ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के लिए तो मैं आपको बोलूँगा ना, रूट में आई और रूट माइनस आई का मान ही फटाफट पता कर लो क्या होता है, ठीक है। देखिएगा आप हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा बच्चों, क्या होता है, रूट आई का मान होता है प्लस माइनस, आपको पता है आई का वर्गमूल लिखा गया है, तो 1 + i/√2 क्या होता है, 1 + i/√2। अगर हम बात करें वही रूट माइनस आई की, तो सब कुछ यही होगा, बीच में यहाँ पे मध्य में, यानी सिर्फ इन बिटवीन यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। तो ये देखिएगा 1 - i/√2, दोनों का सम करना है। जब दोनों को ऐड करोगे देखिए i/√2 कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपको देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा, रूट आई प्लस रूट ऑफ माइनस आई इज इक्वल्स टू, आप बोलोगे सर प्लस माइनस कॉमन ले लीजिए, दोनों का एलसीएम कितना है, √2, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ऊपर 1 + i और यहाँ पे प्लस 1 - i। ओके, यहाँ से देखिए क्या मिल जाएगा, i स्वाहा, यानी ये तो कैंसल आउट हो गया। बचा क्या, 1 + 1 2। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो कुछ अजीब ही हो रहा है, 2/√2। और जैसे ही आप 2/√2 को कैलकुलेट करोगे तो बोलोगे सर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस √2। क्यों,
क्योंकि 2 को आप लिख सकते हो √2 इंटू √2। ठीक है बच्चों, तो आपको एग्जाम में एक्यूरेसी दिखानी है, स्पीड दिखानी है और जल्द से जल्द क्वेश्चन को क्या करना है, ठोक देना है। चलिए नेक्स्ट वाले पर चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, यानी थर्ड क्वेश्चन देखिएगा क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के का मान ज्ञात करना है। कब ज्ञात करना है, जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, सम ऑफ रूट्स जो है, जो मूलों का योगफल है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के इक्वल हो जाए। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ द सम इज इक्वल्स टू द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये सारी चीजें हो गई। तो आप बोलोगे सर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बोले तो फटाफट बोलिएगा 2k प्लस 1/3। ओके, तो माइनस बी बाई ए इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा सी बाई ए, सी बोले तो माइनस कॉमन ले लो बच्चों, तो k प्लस 5 अपन कितना 3 कैंसल आउट, माइनस से माइनस कैंसल आउट, k को प्यार से इधर बुला लीजिएगा, तो 2k माइनस k बोले तो क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। 1 को राइट साइड ले जाओगे 5 माइनस 1 4। तो अब जितना फास्ट चाहते हो उतने जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और एयरफोर्स की बात करें तो कभी भी बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आता, मीडियम लेवल का क्वेश्चन होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बेहतरीन ढंग से कर सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फोर्थ क्वेश्चन की बात करें। ये देखिए बेहतरीन है। क्या बेहतरीन है, आप बोलोगे सर 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इट मीन्स r इज इक्वल्स टू 5 से 10। ये देखिएगा क्या बन रहा है, आप बोलोगे सर ये पूरा बन गया है r माइनस 1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल, अब r की वैल्यू यहाँ फटाफट पुट करते हैं अपन। तो 5 रखोगे 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर, 6 रखोगे तो 5 का स्क्वायर, 7 रखोगे तो 6 का स्क्वायर। ऐसे चलते चलते आपको कहाँ तक जाना है, तो आप बोलोगे सर 10 माइनस 1 9 तक जाना है, तो डॉट 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 प्लस 9 का स्क्वायर। आपको क्या करना है, इसमें 1 से 3 तक के स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आप बोलोगे सर हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। आगे इसी को कंटिन्यू करो, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एट लास्ट कितना हो जाएगा 9 स्क्वायर। आपने इन तीनों को ऐड किया हुआ है तो इसे सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। माइनस यहीं अपन लिख देते हैं क्या, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। बिल्कुल, इसका तो फॉर्मूला आपको पता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, n प्लस 1 टू n प्लस 1/6। यूज करिए, n मीन्स 9, n प्लस 1 9 प्लस 1 10, 2n 9 2 जा 18 प्लस 1 19, अपान होता है 6। ओके, माइनस यहाँ देखिए 3 3 जा 9, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13 प्लस 1 14। ओके, देखिएगा आप बोलोगे सर 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और 15 नवैया कितना होता है 135 हो जाएगा, और 15 1 का 15, 15 10 कितना हो जाएगा 25, 25 3 28 हो जाएगा। तो ये देखिएगा 285 माइनस 14 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करिए कितना आएगा, 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, 8 माइनस 1 7 हो जाएगा। इट मीन्स 271 क्या आ जाएगा 271। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए ये देखिएगा 271 यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब फास्ट कर सकते हैं जितना चाहें बच्चों। फिफ्थ की बात करें, देखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन बोला एक कोई बहुभुज है, एक पॉलीगन है जिसके डायगोनल कितने हैं, आप बोलोगे सर 104 104। तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद रखो बच्चों, ये पूरा ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। क्या होता है, नंबर ऑफ डायगोनल याद रखना इज इक्वल्स टू n माइनस 3 n -3 बाई 2, यानी विकर्णों की संख्या बराबर n माइनस 3 बाई 2। विकर्णों की संख्या क्या है 104,
तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 104, इसका तिर्यक गुणा कर दीजिएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा n-3। ओके, अब आपको क्या करना है, अब इसे द्विघात समीकरण बना के कभी मत सॉल्व करिएगा। 104 का फटाफट से साइड में फैक्टर कर लो। तो आप बोलोगे सर 2 से भाग देंगे, ये कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 13 दूना कितना हो जाएगा 26 और 13 1 का 13। देखिएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 1 2 पहले से है, तो 8 दूनी 16, तो 16 गुणे कितना हो जाएगा 13 बराबर क्या हो जाएगा n-3। तो सीधे कंपैरिजन कर दो, इन दोनों में अंतर कितने का है 3 का है, इन दोनों में भी अंतर 3 का है, इसको इसके बराबर कर दो, इसके इसके बराबर कर दो। n का मान चाहिए था, n कितना आ जाएगा सीधे 16 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक बनाने का कभी भी प्रयास नहीं किया करो। चलो, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, तो मैंने बोला जितना फास्ट चाहो आप उतना फास्ट काम कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन बच्चों फटाफट। देखिएगा ये हमारा प्रायिकता पर है, प्रोबेबिलिटी पर क्वेश्चन है। बोला गया है कि 3 बंदे हैं ए बी सी, इनके जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, ये 1/2, 1/3 एंड 1/4 है। पूछा गया है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए इसकी प्रायिकता क्या होगी, मतलब समस्या जो है उसका समाधान हो जाए, वो तो या तो ए के द्वारा हल हो जाए, या तो बी के द्वारा, या तो सी के द्वारा। तो आप बोलोगे सर 1 - समस्या हल ही ना हो। देखिएगा जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगा 1 - समस्या हल ही ना हो, मतलब ए भी हल ना कर पाए, बी भी हल ना कर पाए, और कौन ना कर पाए सी भी हल ना कर पाए। आप बोलोगे सर जो ए बी सी समस्या को हल नहीं कर पाएगा तो 1 - पी ए बार 1 - 1/2, तो बोलोगे सर 1 - आधा आधा हो जाएगा। 1 - 1/3 2/3 डायरेक्ट लिख देते हैं अपन। 1 - 1/4 आप बोलोगे सर 3/4, अरे वाह 3 3 2 2 कैंसल आउट, तो 1 - 1/4 फाइनली आप पा जाओगे 3/4। सही है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देखिए इसको ड्रैग करके थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं अपन, या कौन सा सही है 3/4, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन है आपका, ये आपका है बाइनोमियल पे एक्सपेंशन पे आपको दे रखा है, बहुत ही इजी है। कैसे इजी है, यहाँ इत्मीनान से देखो 1 को क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab। आप बोलोगे सर ये तो कुछ ऐसा बन रहा है 1 + x का होल स्क्वायर, और पहले से पावर क्या है 10 है। तो आपने बचपन में पढ़ा हुआ है पावर का पावर में मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी घात का घात में गुणा होता है। तो देर किस बात का, अपन भी गुणा कर लेते हैं आज। तो 1 + x पावर 10 × 2 आपको पता है क्या आ जाएगा 20। तो आपको पता है पदों की संख्या कितने पद होंगे, तो आपको पता है जितना पावर होता है उससे एक ज़्यादा पद होते हैं, तो 20 से कितना हो जाएगा 21 पद हो जाएंगे। सही है, चलिए अब देखिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं बच्चों फटाफट से। ये देखिएगा 8वां क्वेश्चन आपका क्या है, ये देखिए आपका मैट्रिक्स पे है, किस पे है मैट्रिक्स पे है, और बोला गया इनवर्स निकालो। तो 2 × 2 का जो इनवर्स निकालना बोल सकते हैं, इसको हलवा का काम है। ठीक है, हलवा है एकदम, तुरंत आंसर दे सकते हो बिना सॉल्व किए हुए। देखिएगा कैसे, आप बोलोगे सर ये जो डायगोनल है ना इन्हें इंटरचेंज कर दो ए डी को, तो जहाँ पे ए है वहाँ पे डी पहुँचा दो, जहाँ पे डी है वहाँ पे ए। बाकी के साइन को चेंज करो, तो -c - b, अपान में इनका डिटर्मिनेंट लिखो, तो AD - BC, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्यों, आपको पता है A इनवर्स इक्वल्स टू 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A। यही आप काम करें और फटाफट से आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, आपकी इच्छा करे तो इसे डिटर्मिनेंट चाहो या फिर इसको चाहो तो आप क्या बना सकते हो मैट्रिक्स भी बना सकते हो, मर्जी आपकी, क्योंकि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के रूप में लिखा जा सकता है। बोला क्या गया है सेकेंड रो थर्ड कॉलम का माइनर बताना है, तो आपको किससे डिलीट करना है, हटाना है। आप बोलोगे सर सेकेंड रो हटा दिया, थर्ड कॉलम हटा दिया, क्या बचा हुआ है फटाफट बताइएगा। आप बोलोगे सर 1 2 7 8 यही बचेगा। इसी को सॉल्व कर लीजिए, यही हमारा उप सारणिक होता है, माइनर होता है। तो आप बोलोगे सर 1 × 8 8 -7 × 2 = 14, आंसर क्या आ गया -6।
तो सोच सकते हो ऐसे क्वेश्चन को कितने आसानी से कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ बिना लिखे हुए हल कर सकते हैं। ओके चलिए, तो ये देखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। ये तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप ऐसा समझ सकते हो। आपसे पूछा गया दी रेंज ऑफ द फंक्शन, इसका आपको रेंज निकालना। रेंज मीन्स y की वैल्यू, आउटपुट की वैल्यू, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर ठीक है 0 पर 0 आ रहा है। आपको पता है ये हमारा कैसा फंक्शन है, ये हमारा सिग्नम फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? सिग्नम। और आपको पता है चिन्ह फलन जिसे हम लोग बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन के आउटपुट 0 होते हैं, -1 होते हैं और 1 होते हैं। मान लीजिए नहीं पता है, तब क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे सर हम तो ये जानते हैं मॉड ऑफ x, अगर x हमारा 0 से छोटा है तो -x होता है, और x 0 से बड़ा है तो प्लस का x होता है। 0 पर तो यहाँ केसेस ही नहीं लेने हैं। तब आप 0 से लेस की बात करोगे तो -x/x -1 आ जाएगा, और 0 से ग्रेटर की बात करोगे तो x/x 1 आ जाएगा। यानी -1 + 1 एंड 0। ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है क्या? ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए, तो ये बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन होता है, मैंने पहले ही बोल रखा है। कॉन्सेप्ट क्लियर, बिना सॉल्व किए हुए सिर्फ माइंड में सोच करके आप आंसर दे सकते हो कि क्या होगा। ओके चलिए नेक्स्ट पे हम लोग प्रोसीड करते हैं। ये देखिएगा, ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है बच्चों। इसको तो मैं ऐसा बोलूँगा ना, ये जो पावर 3 है तो 1/3 आंसर दे दो। क्यों आया, कैसे आया, उसे अपन अभी देखते हैं। मैंने बोला यहाँ पे पावर 3 है, सीधे 1/3 आंसर कर देना। पावर 2 होगा 1/2 आंसर कर देना। पावर 4 होगा 1/4 आंसर दे देना। देखिएगा आपको पता है नीचे सबका एलसीएम n³ भी होगा, ऊपर क्या होगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो आप बोलोगे सर होगा n + 1 2n+1/6, यही होता है। और यहाँ पे पहले से क्या इंतजार कर रहा है, n³। तो यहाँ आप लिमिट भी लगा दीजिएगा इज्जत के साथ, लिमिट x will tends to infinite। एक n से एक n कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए n कॉमन ले लीजिए, इससे भी तो बाहर आके n² बन जाएगा। तो 1 + 1/n, यहाँ पे देखिएगा 2 + 1/n हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 6। यहाँ पे एक n कैंसल आउट हुआ है, 2n बचा हुआ है, n² से n² अगेन कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जहाँ पे आपका x है यहाँ पे n होना चाहिए, यहाँ भी क्या कर लीजिएगा, n कर लीजिएगा। तो आप बोलोगे सर n इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 2 3 जा 6, यानी आंसर क्या आ गया, 1/3। ठीक है, तो यहाँ x will tends to नहीं होगा, n will tends to होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो जब भी इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन आया करे, तो जहाँ से रिपीटिशन स्टार्ट हो, रूट स्टार्ट हो, इसको फिर से क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। तो आपको क्या मिल जाएगा, y = sin x + y आ जाएगा। राइट है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो y² बराबर क्या मिल जाएगा, sin x + y। इज्जत के साथ इसका अवकलन कर दिया जाए, डिफरेंशिएशन, 2y sin x का cos x, y का y' को एक साइड कर लीजिए। तो आप बोलोगे सर y को कॉमन भी ले लेते हैं, 2y - 1 बराबर क्या हो जाएगा, cos x। इसको उठा के फेंक दीजिएगा इधर, तो y' हो जाएगा cos x/2y - 1। ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है क्या, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, मैंने बोला बच्चों, बट कॉन्फिडेंस हो करके आराम से सही आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं बच्चों फटाफट। ये देखिएगा आपको दे रखा है एन ऑब्जेक्ट, ये आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से क्वेश्चन है, यानी AOD। तो यहाँ पे देखिएगा आपको क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है। आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। तो आप बोलोगे सर s का टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो ds/dt। आप बोलोगे सर t² का 2t यानी 6t और -8 हो जाएगा। सही है, बोला वेलोसिटी 0 हो जाए,
ठीक है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट विल स्टॉप, अगर ऑब्जेक्ट रुक जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो इसे 0 से इक्वेट कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 6t = 8। तो t इक्वल्स टू आप बोलोगे सर 8/6, सही है। तो यहाँ आप देखिएगा 2 4 = 8, 2 3 = 6, 4/3, ऐसा कहीं आंसर दिखाई दे रहा है क्या? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो मैंने बोला ये तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं बच्चों। अब ये देखिए 1 को लिखो sin² x + cos²x, फटाफट क्या लिख दो, sin² x + cos²x डिवाइडेड बाई कितना, आप बोलोगे सर sin² x + cos²x, ओके। तो sin² x × cos²x अलग अलग कर दो, साइन से साइन कैंसल आउट हो जाएगा। 1/cos² बोले तो sec² dx डायरेक्ट सेपरेट भी कर लेते हैं, cos से cos कैंसल आउट, 1/sin² cosec² dx। आपको पता है sec x का इंटीग्रेशन tan x, cosec² का -cot x, और इनडिफिनिट है तो प्लस का c लगाना मत भूलिएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट, 4th इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं बच्चों। ये देखिएगा 15 क्वेश्चन है डेफिनिट इंटीग्रेशन यानी निश्चित समाकलन से। अब जब मॉड के अंदर वाले को 0 करोगे, किसको, 2x - 1 = 0, तो x बराबर आ जाएगा 1/2, यानी 1/2 पे लिमिट ब्रेक करेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या मिल जाएगा। तो 0 से पहले 1/2 पे ब्रेक करिए, तो 0 से 1/2 ये निगेटिव देगा, तो इसको रिवर्स करके लिख दे, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 - 2x dx। चलिए प्लस सेकंड आपका जो होगा 1/2 से कहाँ तक, 1 तक, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा यानी 2x - 1 और dx। याद रखिएगा जो माइनस साइन आया है मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रखा है। फटाफट से करिएगा, आप बोलोगे सर 1 का इंटीग्रेशन x का x² 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, लिमिट 0 से 1/2 प्लस यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा x² - x, लिमिट 1/2 से कहाँ तक, 1 तक। ये देखिए 1/2 रखोगे तो 1/2 - 1/2 का स्क्वायर 1/4, और ये जब आप 0 रखोगे लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगा, प्लस जब 1 रखोगे 1 का स्क्वायर 1 - 1 दैट इज 0, माइनस यहाँ पे लोअर लिमिट रखोगे तो आपको मिल जाएगा 1/4 और माइनस कितना 1/2, ओके। चलिए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये देखिएगा 1/2 - 1/4, ये देखिएगा -1/4 माइनस प्लस 1/2। तो यहाँ पे देखिएगा 1/2 + 1/2 बन जाएगा 1, -1/4 - 1/4 -1/2 1 - 1/2 दैट इज 1/2। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। फिलहाल एक बार आप क्रॉस चेक कैलकुलेशन जरूर कर लिया करें। चलिए नेक्स्ट पे प्रोसीड करते हैं बच्चों अपन। ये देखिएगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, अवकल समीकरण दे रखा है, वेरिएबल सेपरेबल से इसे सॉल्व करना है, बोलते हैं चर राशि पृथक्करण विधि द्वारा। तो कुछ नहीं करना है, तो y वाले को इधर लेके आ जाओ, 1/1 + y² dy, राइट है, इज इक्वल्स टू 1 + x क्या हो जाएगा, dx। आप बोलोगे सर ये तो tan 1 x का फॉर्मूला हो गया है, तो आप बोलोगे सर tan 1 ये y है तो ये हो जाएगा tan 1 y, 1 का x के रिस्पेक्ट में x का x² 2 और प्लस क्या लगा दीजिए c। ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है क्या, ऑप्शन बी शायद ऐसा ही है, तो यही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो सोच सकते हो कितना आसान क्वेश्चन होता है, बट हाँ ऐसा नहीं आसान है तो कुछ भी करे, कॉन्फिडेंट होकर के तभी करिएगा अच्छे से। गलत क्वेश्चन कभी भी अटेम्प्ट करने का प्रयास मत करिएगा, वो आपके रैंक को ख़राब कर सकता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। ये देखिएगा 17, ओके। इसको आप बोलोगे सर 2 कॉमन ले लो, ध्यान दीजिए फटाफट से। आप क्या करोगे 2 + 2 कॉमन ले लेते हैं इससे। जब आप 2 कॉमन लोगे तो 1 + cos 4θ, 1 + cos 4θ को आप लिखोगे 2 cos² 2θ - 1, क्यों,
कॉस 2 थीटा वाले फॉर्मूले से 1 से 1 कैंसल आउट हो जाएगा। अब बोलोगे सर ठीक है, ये देखो 2 बाहर आ जाएगा, फिर से क्या बनेगा 2 + 2, स्क्वायर हटा दीजिए यहाँ से, रूट से बाहर आएगा तो cos 2 थीटा। सही है, हमने कुछ नहीं किया, cos 4 थीटा को ब्रेक कर दिया, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1। फिर से 2 कॉमन ले लो, फिर से बनेगा 1 + cos 2 थीटा, फिर ब्रेक करो तो आप बोलोगे सर 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो 1 से 1 फिर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। देखो 2 × 2 = 4, 2 बाहर आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बाहर आके cos थीटा। सही है, और या तो आप ऐसे डायरेक्टली यहाँ 4 है, 2 रूट लगा हुआ है तो सीधे सीधे लिख दो 2 cos थीटा। ठीक है, फिलहाल कोई ना, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे प्रोसीड करते हैं। ये देखिएगा, इसको तो डायरेक्ट आप करो, दोनों का सम कितना है 2। आप बोलोगे सर ये 2 कब हो सकता है, जब ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए। तो दोनों 1 कब होगा, 45 डिग्री पर। दोनों 1 कब होगा, थीटा = π/4 पे। राइट है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, sin π/4 1/√2। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका cot थीटा को 1/tan थीटा लिखो, तो आप बोलोगे सर इसका तो मतलब ये हो गया tan थीटा + 1/tan थीटा। आंसर आ चुका है। एक मेथड तो ये है, एक दूसरा मेथड देखिएगा =2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो आप बोलोगे सर tan स्क्वायर थीटा, इसको इधर लेके आ जाइएगा, -2 tan थीटा + 1 = 0। ये देखिए बन जाएगा tan थीटा + 1 का tan थीटा -1 का होल स्क्वायर = कितना 0। तो आप बोलोगे सर tan थीटा = 1 इज इम्प्लाइज दैट, ये इंगित करता है कि थीटा = π/4। तो थीटा के जगह π/4 ऐसा भी कर सकते हो। मीन्स अब जो भी करो, जो भी तरीका लगाओ, मीन्स आपका सही होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 19, ये देखिए tan 1x + tan 1y + tan 1z का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, tan 1x + y + z -xyz अपान में बच्चों होता है 1 - xy, याद रखिएगा, -yz - zx इज इक्वल्स टू कितना है 90, दैट इज π/2। अब बोलोगे सर ये इधर जाएगा, tan 90 क्या होता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स 1/0। तो ये देखिए जब 1/0 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 1 - xy - yz - zx = 0। क्यों, जब ये tan इधर जाएगा तो आप बोलोगे सर 1/0 हो जाएगा, ये इधर जाएगा पूरा 0 हो जाएगा, 1 × दिस यही बचेगा =0। तो आप बता सकते हो क्या मिल जाएगा, 1 = सबको राइट साइड भेजो। देखिए x, हाँ xy yz प्लस क्या हो जाएगा zx, यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे हम लोग प्रोसीड करते हैं बच्चों फटाफट। अब ये देखिएगा 20 क्वेश्चन क्या है, हाँ इफ़ एट एनी टाइम द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द कॉलम, ठीक है, यानी आपको सीधे सीधे देखो दे रखा है, ये हाइट हो गया, ये शैडो हो गया, और ये एंगल निकालना है। तो आप बोलोगे सर tan थीटा = h/x होता है। इन्होंने क्या दे रखा है, h/x, तो आप पता है 1/√3। तो आपको पता है इसको डायरेक्ट आप क्या लिख दोगे 1/√3, और आपको पता है h/x = 1/√3। 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, तो आप बोलोगे सर ये तो होती है 30 डिग्री की। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। 21 क्वेश्चन क्या है, इफ पॉइंट्स इतना 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 आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड, यानी केंद्रक के निर्देशांक निकालने हैं, x1 + x2 + x3/3, याद है ना, x1 + x2 + x3 कितना 3, और क्या होता है y1 + y2 + y3/3। अब आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट कर लोगे। देखो 10 में से 7 घटाओगे कितना बचेगा 3, और 3 3 6, 6/3 2, ठीक है, यानी 2 आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन सर करेक्ट हो गया, सेकंड वाला, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो कैसे, आप बोलोगे सर x1 3, x2 -7, x3 10 बटे कितना 3।
इसे जब आप निकालोगे 10 3 13, 13 में से 7 गए 6 हो जाएगा बटे 3, 3 दूनी 6। तो एक्स कोऑर्डिनेट 2 सिर्फ एक ही में है, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, वाई की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग प्रोसीड करते हैं। 22 द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको पता है किसी सर्कल का जो इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल है, वृत्त का व्यापक समीकरण है। इसका आपको पता है सेंटर यानी जो केंद्र होता है -g -f, और जो त्रिज्या होती है रेडियस होती है g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। तो सबसे पहला काम है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक सेम बनाना। तो 5 कॉमन ले लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे देखिएगा प्लस 4/5x, ओके, माइनस 8/5y। इसको भी इज्जत के साथ इधर उठा करके फेंक दीजिए, 16/5 इक्वल्स टू 0। कंपेयर कर लीजिए, तो जो सेंटर आएगा तो आपको मिल जाएगा, यानी g की वैल्यू ही डायरेक्ट लिख लेते हैं अपन। तो आप बोलोगे सर g, तो g इक्वल्स टू इसका हाफ कर दो, तो आपको मिल जाएगा 2/5, और f की वैल्यू करें तो यहाँ से देखो माइनस साइन के साथ 4/5, और c तो आपको दिखाई ही दे रहा है -16/5। इसी का यूज कर लीजिए, तो आप बोलोगे सर g स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4/5 का स्क्वायर 25, f का स्क्वायर 4 4 जा 16/5 5 जा 25। c की वैल्यू माइनस रखोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 16/5। इन दोनों का सम निकाल दीजिएगा, तो आप बोलोगे सर 16 4 20 बटे कितना 25 प्लस कितना 16 बटे 5, भाग दे दीजिए 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 5 25, लघुत्तम इन दोनों का 5 ही आएगा, तो 16 4 20। तो आप बोलोगे सर 20 बटे 5, तो 5 चौके 20, रूट में 4 आएगा तो बाहर आकर के क्या बन जाएगा 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। लेकिन जब आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ये पूरा तामझाम नहीं करना है, सीधे ये लिखना है, उसके बाद ये सॉल्व करके आंसर दे देना है, ठीक। स्पीड थोड़ा सा आप लोग मेंटेन रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिएगा वेक्टर पे है, सदिश पे है। आपको पता है बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट i क्रॉस j k हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k कैप का मॉड प्लस मैग्नीट्यूड j क्रॉस k। तो j क्रॉस k आपको पता है नहीं, एक सर्कल बना लेते थे अपन, i कैप फिर क्या होता था j कैप और फिर k कैप। अगर एंटी क्लॉकवाइज जाते थे तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव। देखो i j k हो जाएगा, j k i हो जाएगा। आपको पता है ये यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है 1, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 1 + 1 2। तो फटाक से आप आंसर ठोक दीजिए, डी ऑप्शन इज करेक्ट। लास्ट पे चलते हैं, यानी आपका 23 हो गया है, सेकंड लास्ट। ये देखिएगा क्या, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी इस पॉइंट से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। और आपको पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला ax1 प्लस by1 प्लस cz1, यानी cz1 प्लस d अपान रूट ऑफ क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। बस इसी को यूज करना है, डिस्टेंस है तो आप मॉड में लगा लीजिएगा। चलिए यूज करते हैं, इस पॉइंट को इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कराएं। तो x के प्लेस पे 2 रखो, 2, y के प्लेस पे 1 तो -2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा z के प्लेस पे -1 तो -4, 9 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो -9 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ a स्क्वायर। a 1 है, b 2 है, c 4 है। तो आप बोलोगे सर 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। ये देखो 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 4 आ जाएगा -13 अपान ये देखिएगा हो जाएगा 16 4 20 1 21। और आपको पता है डिस्टेंस में नेगेटिव साइन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सिर्फ डायरेक्शन बताता है। तो 13 अपान रूट ऑफ 21, ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए, और इसी के साथ बोलते हैं ना अंत भला तो सब भला। लास्ट क्वेश्चन को अपन ठोक लेते हैं, देखिए क्या आएगा।
ये है आपका स्टैटिस्टिक्स पे सांख्यिकी पर बेस्ड क्वेश्चन है। पूछा गया है कि मीडियन आपको दे रखा है, मध्यिका दे रखा है, और आपको पता है जब भी हम लोग मीडियन निकालते हैं या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, या तो आरोही क्रम या तो अवरोही क्रम में डाटा को लिखते हैं। तो चलिए फटाफट इसे अरेंज कर लेते हैं। x/5 सबसे छोटा है, फिर x/4 आ जाएगा, फिर x/3 आ जाएगा, इसके बाद x/2 आ जाएगा, देन आफ्टर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो कितने डाटा है अपने पास, 1 2 3 4 5, और आपको पता है जो मिड में आएगा वही मीडियन होता है। तो मीडियन कितना हो जाएगा, मध्यिका x/3, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 8, तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू 8, क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग बचपन में सीखे हैं, 8 3 = 24, तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 24। इट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके बच्चों, तो इसी के साथ देखिए अपन ने 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, और आप सभी लोग ये क्वेश्चन करने के बाद जरूर कमेंट करिएगा कि सर हमारा इतना क्वेश्चन सही हुआ। ओके बच्चों, जय हिंद। अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कलसी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कलसी क्लासेस के साथ। आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर, और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद दोस्तों, मेजर कलसी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आइए मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करते हैं और अपने डिफेंस के सपने को साकार करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास बेटा पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, देखिएगा पहला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है वो है निम्नलिखित मात्रकों की लंबाई का बढ़ता हुआ सही क्रम लिखना है हमें। देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है ये। अच्छा, एंगस्ट्रॉम के बारे में हम सब जानते हैं कि अगर एंगस्ट्रॉम होगा तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, इसे 1 नंबर दे रहे, और माइक्रोन का मतलब 10⁻⁻6 होता है बेटा। ठीक है, 2 नंबर पे लिखा हुआ है, और नैनो मतलब 10⁻⁹ होता है। तो सवाल में हमसे पूछा जा रहा है बढ़ता हुआ सही क्रम लिखना है। ठीक है, तो अगर मुझे बढ़ता हुआ लिखना है तो सबसे छोटा कौन है भैया, 1 है, फिर उसके बाद 2 है, 3 है, फिर उसके बाद 2 है। तो अगर हम क्रम की बात करेंगे तो 1 3 और 2 आएगा। बढ़ता हुआ क्रम यही आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा कौन है, माइक्रोन है, फिर हमारा कौन है, नैनोमीटर है, और फिर हमारा आखिरी में एंगस्ट्रॉम होगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं हम इसके। अगर हम इसके ऑप्शन की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन आएगा बेटा सी पार्ट, 1 3 2। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे ये कह रहा है कि 2 सदिश जिनके परिमाण समान है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम दे रखा है, और ऐसे कोण पर कार्य कर रहे हैं, उनके परिणामी का परिणाम भी उनके समान है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आर भी सेम दे दिया गया है, तो दोनों सदिशों के बीच कोण क्या होगा हमें ये निकालना है। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे। हमें एक सूत्र पता होता है, आर स्क्वायर बराबर, मैं स्क्वायर कर देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये हम जानते हैं। अब क्वेश्चन में क्या रखा है कि आर ए बी तीनों बराबर यानी x है, मतलब परिमाण x दे रखा है, तो सब जगह x लिख दीजिए और थीटा का मान निकाल ले जाएंगे। तो कैसे आएगा बेटा, देखिएगा x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा होगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे 2x स्क्वायर आएगा, तो यहाँ से क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो माइनस x स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर cos थीटा, x स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो cos थीटा बराबर -1/2। तो कौन सा कोण होता है cos वाला, 120 डिग्री पे -1/2 हमें मिलता है, और 120 डिग्री को बेटा 2π/3 लिखते हैं, तो इसका आंसर भी सी आ जाएगा। और इसे हमें याद भी रखना है जब पॉइंट कि अगर r यानी जो हमारा परिणामी है उसका परिमाण और a और b का परिमाण, वेक्टर का परिमाण अगर आपस में समान होता है तो एक ही कोण पर होता है, वो हमारा होता है 120 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न पे बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बेटा, जब किसी कार की चाल अगर v होती है तो इसे न्यूनतम दूरी x पर रोका जा सकता है। ठीक है, यदि इसकी चाल nv कर दी जाए तो इसकी न्यूनतम दूरी कितनी होगी। चलिए ठीक है, बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये a पॉइंट है और कुछ देर के बाद यानी x दूरी के बाद इसको रोक दिया गया। चलिए इसकी वेलोसिटी हम कुछ भी मान लेते हैं, v दे रखी है, और फाइनल वेलोसिटी बेटा कितनी हो रही है, 0 हो रही है, तभी तो रुका जा रहा है। तो हम एक सूत्र लगाएंगे, कौन सा, v स्क्वायर बराबर, आप भी सूत्र जानते हैं,
v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होगा। ठीक है बेटा, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है तो 0 कर दिया, 0 का स्क्वायर हो रहा है, u कितना है, v स्क्वायर हो रहा है। अच्छा गाड़ी तो अपने आप नहीं रुक जाएगी ना चलती हुई, क्या होगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा। ब्रेक लगा रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब मंदन हो रहा है। तो दोस्त कितना हो जाएगा, -2 एक्सेलरेशन ए रखते हैं और कितनी दूरी चल रहा है, x चल रहा है। ठीक है, तो बेटा यहाँ से देखिएगा ध्यान से, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v स्क्वायर बाय 2x आ जाएगी। फिर हमसे कह रहा है यदि हम गाड़ी की चाल को nv कर दें, मतलब पहले v था अब कितना हो गया, nv हो गया, यही सूत्र है। ठीक है, अब चाल कितनी होगी, nv होगी, सूत्र यही लगा दे रहे हैं। तो देखिएगा 0 स्क्वायर बराबर v स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, n स्क्वायर v स्क्वायर माइनस 2, a की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे, v स्क्वायर बाय 2x लिखेंगे और दूरी मान लीजिए s चला इस बार। तो देखिए 2 से 2 कट गया, v स्क्वायर को हटा दीजिए, v स्क्वायर को यहाँ से कॉमन करके 0 भेज सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर s अपॉन x बराबर कितना आ जाएगा, n स्क्वायर। तो बेटा s का मान कितना आएगा यहाँ से, n स्क्वायर x आ जाएगा। क्या बात समझ में आती है, सिंपल सी मैथ लग रही है। v स्क्वायर कॉमन करके 0 भेज दीजिए तो n स्क्वायर माइनस s अपॉन x आया, तो s अपॉन x बराबर n स्क्वायर, तो s बराबर n स्क्वायर x आएगा। तो हमारा उत्तर आएगा लास्ट पार्ट। ठीक है, आगे बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 वस्तुएं दे रखी हैं, पी क्यू आर एस को समान वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तथा इनके प्रक्षेपण कोण 15 डिग्री, 20 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो किसका परास सबसे कम होगा हमें ये बताना है। तो बहुत आसान सा प्रश्न है। तो एक बात याद रखिए, तो परास का पहले तो सूत्र पता होना चाहिए हॉरिजॉन्टल रेंज का। क्या होता है, r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g होता है। ठीक है बेटा, तो क्या होगा, r इज प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा। अगर r इज प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा है तो सबसे पहला कोण कितना है हमारा, 15 डिग्री है। ध्यान से देखिएगा, तो बेटा r1 क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू साइन 30, और साइन 30 कितना होता है हमारा, 1/2 होता है ना, 0.5 लिख सकते हैं। दूसरा कोण कितना दे रखा है, 20 डिग्री, 20 दूनी 40 हो जाएगा, यानी r2 बेटा कितना आएगा, साइन 40, और साइन 40 का मान कितना होगा, 0.6। क्यों 0.6 लिया मैंने, साइन 30 अगर 0.5 साइन 40 से ज्यादा ही होगा ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिए लगभग। तीसरा क्या दे रखा है, 45 डिग्री, तो बेटा r3 क्या होगा, 45 दूनी 90, साइन 90, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। और चौथा क्या होगा, 60 डिग्री, यानी r4 क्या होगा, साइन प्रोपोर्शनल टू 120 डिग्री। 120 डिग्री कितना होता है, √3/2, √3/2 यानी 1.732/2, 0.8 के करीब आएगा। तो हमसे सबसे कम पूछा जा रहा है, तो 0.5 सबसे कम है, और कौन से कोण पे था, 15 डिग्री पे था, यानी जो हमारा P होगा उसका 36 परास सबसे कम होगा। तो इसका आंसर ए पार्ट आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बस ये चेक करके देखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, दिखाए गए चित्र के अनुसार 2 पिंड अगर विरामावस्था में चिकनी सतह पर रखे गए तो P द्वारा Q पर लगने वाला बल क्या होता है। 2 masses रेस्ट ऑन अ स्मूथ सरफेस एज शोन इन द फिगर, फोर्स एक्सर्टेड बाय द P ऑन अ Q। आसान सा क्वेश्चन है। टोटल मास कितना होगा इसका, 2 और 1 कितना होगा बेटा, 3 हो जाएगा। बल कितने का लग रहा है, 3 का लग रहा है। तो F बराबर कितना होगा बेटा, M इंटू ए हो जाएगा। तो 3 न्यूटन का बल है, 3 इंटू ए। ठीक है, तो ये बराबर कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, तो पी क्यू पर कितना बल लगाएगा, क्यू पर कितना मास है, 1 किलो है। अगर इस पर क्यू का मास अगर 1 किलो है तो मान लीजिए कोई भी बल मान लीजिए F1 मान लीजिए, F1 बराबर आएगा M इंटू ए। तुरंत तो ये लग रहा है, लग इसके ऊपर रहा है, तो इसका द्रव्यमान कितना है बेटा, 1 है। 1 इंटू ए कितना आएगा, 1 न्यूटन। तो इसका उत्तर बी आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए बेटा। एक ट्रक है, एक कार है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल दे रखी है और दे आर ब्रॉट टू रेस्ट बाय अप्लाइंग अ ब्रेक। दोनों ब्रेक लगाते हैं तो रेस्ट पर आ जाएंगे। ठीक है, तो बाय द रिटार्डिंग फोर्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय इन द केस। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें बतानी है, सबसे कम किसकी होगी, ट्रक की कार की, दोनों की समान होगी या इनमें से कोई नहीं होगा। देखो बहुत आसान सी बात है। सबसे पहले समझिए, सबसे पहला स्टेटमेंट दे रखा है ट्रक और कार की इक्वल काइनेटिक एनर्जी है, तो ट्रक की काइनेटिक एनर्जी KT ले लीजिए और कार की काइनेटिक एनर्जी KC ले लीजिए। तो ट्रक क्या आएगा, हाफ m मास ऑफ ट्रक इंटू वेलोसिटी ऑफ ट्रक का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हाफ मास ऑफ कार वेलोसिटी ऑफ कार का स्क्वायर, ये दे रखा है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए फिर हमें,
हमें फाइनल वेलोसिटी जीरो करनी है, यानी रिटार्डेशन हो रहा होगा और दूरी बतानी है, तो एक ही सूत्र लग रहा होगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो करनी है तो रिटार्डेशन होगा। तो सिंपल सी बात कर रहे हैं, अगर हम बिल्कुल आसान सी बात करें तो यहाँ पे जीरो स्क्वायर बराबर कितना होगा, यू स्क्वायर माइनस 2as लगेगा। ठीक है, समझ में आता है? तो यू स्क्वायर बराबर 2as हो जाएगा। अगर हम बात करें दोनों तरफ m से डिवाइड कर दें और 1/2 से भी डिवाइड कर दें तो हाफ m यू स्क्वायर बराबर कितना होगा बेटा, m a इंटू एस। एम ए कितना होगा, फोर्स होगा, ये काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो काइनेटिक एनर्जी बेटा कितना होगा, F इंटू एस होगा। देखिए रिटार्डिंग फोर्स समान दे रखा है दोनों का और काइनेटिक एनर्जी भी दोनों का समान दे रखा है, तो दोनों की जो दूरी होगी वो भी क्या होगी, समान ही आएगी इस सूत्र से, K बराबर F इंटू एस से। तो इसका आंसर आएगा C। दोनों के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बेटा। ठीक है, कभी कभी मोड़ पर मुड़ते समय कार पलट जाती है, तो जिस समय कार पलटती है तो क्या होता है, इसकी बात कर रहे हैं हमसे। अ कार समटाइम्स ओवरटर्न व्हाइल टेकिंग अ टर्न व्हेन इट ओवरटर्नेट्स। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन पे क्वेश्चन बना हुआ है। अगर कभी कभी मोड़ पर मुड़ते समय कार पलट जाती है, अगर आप किसी टर्न पे ले रहे हो और कार अगर पलट रही है तो कौन सा फोर्स ज़्यादा हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल ज़्यादा हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अगर सेंट्रीफ्यूगल ज़्यादा हमारा हो तो सबसे पहले कौन सा पहिया उठेगा, कि अंदर की ओर वाला जो पहिया है वो सबसे पहले उठना शुरू कर देता है, पृथ्वी से पहले उठता है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, ए पार्ट। ठीक है, ये तो प्रैक्टिकल केस है हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए बेटा। एट अ पॉइंट नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ सेम पॉइंट इफ अर्थ सडनली श्रिंक टू हाफ द रेडियस विदाउट एनी चेंज इन अ मास। तो ग्रेविटी में क्या चेंज आएगा हमसे बता रहा है। तो बेटा ग्रेविटी का तो फॉर्मूला ये होता है, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी m बाय आर स्क्वायर। समझिएगा ध्यान से। तो r तो क्या होता है, जिस पॉइंट से ऑब्जेक्ट है वहां से वहां तक उसके सेंटर की डिस्टेंस होती है अर्थ के, ठीक है, वो हमारा r होता है। अच्छा, ये लोग श्रिंक तो कर रहे हैं, अर्थ को क्या कर रहे हैं, श्रिंक कर रहे हैं, तो कंफर्म है अर्थ को अगर श्रिंक किया जा रहा है तो, लेकिन एक लाइन स्टेटमेंट इन्होंने क्या लिख दिया है, विदाउट चेंज इन मास, यानी उसके मास में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब डेंसिटी कांस्टेंट रखने, उसका मास में अगर कोई भी चेंजमेंट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं होने वाला। आर बॉडी कहीं पे भी मूव नहीं कर रही है, अगर बॉडी कहीं पे भी मूव नहीं कर रही तो उसके जी पर भी कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या रहेगा, लास्ट पार्ट रहेगा। क्लियर है? बहुत ध्यान समझिएगा, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में खुद ही कह दिया गया है विदाउट एनी चेंज इन मास। और आर क्या होती है, ऑब्जेक्ट से लेके अर्थ के सेंटर तक की डिस्टेंस होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा। गैस से भरा एक गुब्बारा हवा में ऊपर तब उठता है जब इसमें भरा आता है। तो देखो, अगर गैस का भरा हुआ एक गुब्बारा हवा में ऊपर उठता चला जा रहा है, बचपन में सभी ने खेला है गुब्बारे से, ठीक है, तो क्या होता है, उसके घनत्व की हमें बात करनी है। तो ये बात सब अच्छे जानते हैं कि अगर गैस का गुब्बारा हवा में ऊपर उठता चला जा रहा है तो जो गैस का घनत्व होता है वो हवा से कम होता है, तभी तो ऊपर उठता है। इसका आंसर क्या होगा, ए पार्ट। ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, पता होना चाहिए हमें। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक छात्र अपने फेफड़ों के दाब को 750 mmHg तक कम कर सकता है, ठीक है, तो वह पानी से भरे गिलास की अधिकतम गहराई तक पी सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है और हमें 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो हमें ये फॉर्मूला पता होगा, P2 - P1 बराबर ρgh, ये हम जानते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो सुनो, P2 कितना दे रखा है हमें पता होता है, 760 mm of Hg, 760 mm of Hg, ठीक है, माइनस P1 दे रखा है 750 mm of Hg बराबर ρgh। रो हमारा 1 होगा, ठीक है, पानी से भरा गिलास, उसकी डेंसिटी 1 ले रहे हैं, जी हाइट निकालनी है हमें, ठीक है। तो 760 - 750 कितना आ जाएगा बेटा, 10 mm of Hg आ जाएगा, 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है, 1 × G × H होगा, ठीक है। इसका क्या होगा, ρgh होगा, इसको लेकिन सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा। 1 मिलीमीटर में होता है 10⁻³ मीटर, और 10⁻³ मीटर में कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर होता है, यानी कितना आएगा बेटा यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg। क्लियर है, बराबर 1 × G × H। यहाँ पे भी ρgh लगा देंगे हम। रो कितना होता है इसका बेटा, 13.6 होता है,
जी तो वैल्यू वही रहेगी, एच कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू जी इंटू एच, जी से जी कट जाएगा बेटा, कितना हाइट आ रहा है 13.6 सेंटीमीटर, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, देखिए किसी केशिका नली में एक द्रव निश्चित ऊंचाई तक चढ़ता है। ठीक है, एक द्रव निश्चित ऊंचाई तक चढ़ता है, यदि नली को 45 डिग्री कोण पे झुका दिया जाता है तो द्रव के स्तंभ की लंबाई क्या होगी। देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है और इसे प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं हम। कैसे, मान लीजिए ये एक स्तंभ लेते हैं और इसमें लिक्विड यहाँ तक चढ़ गए हैं। ठीक है, ऐसे एक चीज बताओ, अगर तुम इसको झुका दोगे भाई 45 डिग्री झुका रहे हो, इसको 45 डिग्री आप टर्न कर दो, झुका दो, तो द्रव क्या यहीं पे रहेगा, एल हाइट पे रहेगा। कॉमन सेंस से बेटा बढ़ जाता है, द्रव नीचे की ओर बढ़ जाएगा, तो अगर बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, द्रव हमारा यानी जो एल डैश होगा पहले से बढ़ जाएगा अगर तुम 45 डिग्री पे उसको झुकाओगे। ये बात समझ में आती है, यानी द्रव क्या होगा 45 डिग्री झुकाने पर बढ़ जाता है, तो आंसर आएगा ए पार्ट। प्रैक्टिकली है ना, आप उसको झुकाओगे तो द्रव की लंबाई बढ़ती चली जाएगी ना स्तंभ के अंदर, तो इसका आंसर आ जाएगा ए पार्ट। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, ये तो बच्चे को रटा होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। जाड़े के समय में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, क्यों ऐसा होता है भैया, क्या कपड़े हमें कुछ गर्म हवा देते हैं क्या, ऐसा तो नहीं होता। जितनी भी गर्म कपड़े होते हैं जाड़े के समय में जो हम पहनते हैं वो सिर्फ एक ही काम करते हैं, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, जो बॉडी की हीट होती है वो उसको बाहर जाने से रोक देते हैं, तभी हमें गर्म फील होता है, वो कुछ अलग से गर्मी नहीं लाते हैं। तो क्या होता है, शरीर से ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं जो भी हम गर्म कपड़े जाड़े में पहनते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, लास्ट पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस ताप पर गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा उसके 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर गतिज ऊर्जा की 2 गुनी हो जाती है। तो मतलब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है E2 बराबर 2E1 दिया हुआ, और ये क्या था, औसत गतिज ऊर्जा कितनी होती है, KT/2 होती है। तो यहाँ पे E2 क्या लिख देंगे, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या आएगा 2K T1/2, 2 से 2 काट दो, K से K काट दो, T2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 2T1 हो जाएगा, और T1 20 दे रखा है, T1 20 दे रखा है, यानी 2 कितना आएगा बेटा 273 प्लस 20 कितना आ जाएगा 293। ठीक है, और 293 यानी 2 कर देंगे हम, 2 से गुणा करेंगे, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये आ जाएगा बेटा 586 केल्विन। और 586 केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे बनाते हैं, आंसर तो हमें दे रखा है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो 586 में 273 आप माइनस कर दीजिए, तो 6 में 3 गया 3 आएगा, और 7 गया 1, और 5 में 2 गया 3, तो क्या आंसर आ रहा है 313 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इसका आंसर ए पार्ट आ जाएगा। क्लियर हुआ, आगे बात करते हैं। समतापी प्रक्रम में निम्नलिखित में से क्या नियत रहता है, समतापी की बात हो रही है, यानी आइसोथर्मल की बात कर रहा हूँ आपसे, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमें पता है टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यानी तापमान नियत रहता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ओके, द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम वॉच डिपेंड्स ऑन द मास, डिपेंड ऑन द लेंथ, डिपेंड ऑन द टाइम, डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। ठीक, किस पे निर्भर करता है, T = 2π√L/g हमें पता है, तो किस पे निर्भर करता है बेटा, उसकी लेंथ पर, मतलब उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। तो 16 का आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, किस तापमान पर ध्वनि का वेग 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वेग का 1.5 गुना हो जाता है, तो हमें बताना है। तो लाप्लास ने जो ध्वनि का वेग करेक्ट किया था, तो क्या होगा, v बराबर √γ RT/m होगा। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है V2 बराबर बेटा क्या होगा 2V1 हो जाएगा, तो V2 बराबर यहाँ से 2V दे रखा है 1.5V1, 1.5 गुना हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा V2 बराबर 1.5V1। अच्छा, V2 क्या लिखेंगे, √T2 लिखेंगे, और V1 क्या लिखेंगे, √T1 लिख देंगे। ठीक है, दोनों तरफ से यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, तो T2 बराबर कितना होगा बेटा 2.25 इंटू T1 हो जाएगा। अच्छा, T1 ये देखो यहाँ पे 60 डिग्री सेंटीग्रेड दिख रखा है, यहाँ पे 7 मत पुट कर देना, तो 273 प्लस 7 कितना होता है 280 होता है। तो T2 बराबर कितना होगा 2.25 इंटू 280। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो आता है 630 केल्विन, 630 केल्विन। अब इसको 273 आप माइनस कर दीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो T2 बराबर कितना आएगा फिर 630 माइनस 273,
ठीक है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे कितना आएगा 7 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर देखिएगा यहाँ पे 12 चला गया तो 5 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा, 357 डिग्री सेंटीग्रेड, आंसर ए पार्ट आ जाएगा। क्या क्लियर हो गया, यहाँ तक बात समझ में आती है। एक बात हम बार बार कहेंगे, अगर टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया जाए तो किस में लिखना होता है, हमें केल्विन में लिखना होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमें ये बताना होगा कि एक समान गति करने वाले आवेश द्वारा घिरा हुआ जो क्षेत्र रखता है, अगर कोई भी एक यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है और एक चार्ज पार्टिकल है हमारा, तो उसके पास जो उसके सराउंडिंग में जो फील्ड होगी कौन सी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, विद्युत क्षेत्र होगा कि चुंबकीय क्षेत्र होगा। पहला ऑप्शन है केवल एक वैद्युत क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है केवल एक चुंबकीय क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है दोनों वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, ना वैद्युत क्षेत्र ना चुंबकीय क्षेत्र। इसे याद रखेंगे, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो जो उसके सराउंडिंग में जो हमारी फील्ड होगी वो दोनों ही प्रेजेंस होती है, क्योंकि मोशन कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, यानी दोनों ही उपस्थित होंगी, सी पार्ट, ठीक है। 19 देखिए, यदि n बूंदें जिनमें से प्रत्येक की धारिता c है और आपस में जुड़ जाती हैं तो बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी, हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, कितने नंबर ऑफ बूंदे हैं, n बूंदे हैं। मान लीजिए सबकी त्रिज्या हम स्मॉल r मान लेते हैं और जो सबसे बड़ी बूंद है उसकी त्रिज्या हम कैपिटल R मान लेते हैं, तो वॉल्यूम हम सेम रखेंगे, कांस्टेंट करेंगे, तो ऐसे आएगा बेटा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब बराबर n नंबर ऑफ बूंदे तो स्मॉल n इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा तो कैपिटल R क्यूब कितना आएगा बेटा, n इंटू स्मॉल r क्यूब आएगा। तो बेटा कैपिटल R कितना आ जाएगा, यहाँ से n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r आ जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है, क्या बात समझ में आती है। अच्छा कैपिटल C तो फॉर्मूला पता है ना तुम्हें, 4πε0r होता है, कैपिटल R होता है तो कैपिटल R की जगह ये रख दीजिए, तो कैपिटल C कितना आ जाएगा, n की पावर 1/3 हम बाहर कर लेंगे तो 4πε0 स्मॉल r, और 4πε0 क्या होता है, स्मॉल c है, तो कैपिटल C कितना आएगा बेटा, n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल c, यानी इसका आंसर C आ जाएगा, ठीक है। कुछ पदार्थ अति निम्न ताप पर अपनी वैद्युत प्रतिरोधकता पूर्णतया खो देते हैं, तो पदार्थ क्या कहलाते हैं, सर्टेन सब्सटेंसेस लूजेस देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कंप्लीटली एट अ सुपर लो टेम्परेचर। तो सब्सटेंस कौन से हमारे बताना है, तो बेटा अपनी प्रॉपर्टी को अगर वो निम्न ताप पर भी खो देते हैं तो वो एक ही होते हैं पदार्थ हमारे अति चालक होते हैं, क्या होते हैं, सुपर कंडक्टर, वो निम्न ताप पर भी अपनी प्रॉपर्टी को खो सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर ए पार्ट आ जाएगा। देखिए बेटा विद्युत फ्यूज में टिन तथा लेड के मिश्रण का धातु प्रयुक्त होता है, बिल्कुल सही बात है। ऐसा क्यों करते हैं, ऑप्शन है उच्च विशिष्ट प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध तथा अधिक गलनांक, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक, और लास्ट दे रखा है उच्च विशिष्ट प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक। तो ये इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है लो होता है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई होता है, मतलब इसका आंसर ए पार्ट होगा। वो इसलिए इसका प्रयोग करते हैं ताकि जो हमारा निम्न गलनांक रहे और विशिष्ट प्रतिरोध उच्च रहना चाहिए, ठीक है। और इसका प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, ताकि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को बचा सकें। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन समान है किंतु विपरीत बल अनुभव करेंगे, इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा प्रोटॉन अधिक बल, प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन अधिक बल, या किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण कोई बल अनुभव नहीं करेगा। तो हमें पता है लॉरेंज फोर्स हम जानते हैं, F बराबर होता है Q V B sin थीटा। देखिए समान वेग है, चुंबकीय क्षेत्र समान है, थीटा भी सेम लग देते हैं, लेकिन दोनों पे आवेश अलग अलग होता है, एक में प्लस होता है एक में माइनस होता है, तो दोनों समान बल अनुभव करेंगे लेकिन विपरीत दिशा में करेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, ए पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में जो विभव दे रखा है वो 220 वोल्ट है और एम्पियर 5 दे रखी है, यानी हमें जो बेटा E1 दिया गया है वो दे रखा है 220 वोल्ट और जो करंट दी गई है वो दे रखी है 5 एम्पियर दे रखी है, ठीक है। और द्वितीय कुंडली में कितना दे रखा है, 22,000 वोल्ट दिया हुआ है, मतलब हमें जो E2 दिया हुआ है वो दिया हुआ है 22,000 वोल्ट दिया हुआ है और हमें I2 बताना है। चलिए हमें सूत्र पता होता है E1/E2 बराबर I2/I1। चलिए यहाँ पे लगा देते हैं, हमें I2 मिल जाएगा। तो E1 है कितना, 220 है, E2 कितना 22,000 है,
तो अगर E1 अपॉन E2 220 और बटे 22,000 कर दें हम, 220 बटे 22,000, ठीक है, बराबर I2 बताना है, I1 5 दे रखा है तो I2 बटे 5 हो गया। देखिए यहाँ से कुछ कट रहा है, 220 कट गया तो I2 कितना आएगा बेटा, 5 बटे 100 आ जाएगा, और 5 बटे 100 कितना होता है, 0.05 एम्पियर होगा। इसका आंसर लास्ट पार्ट आ जाएगा। क्या क्लियर हो रहा है यहाँ तक? सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं। प्रकाश एक है, देखिए लाइट के बारे में बात करते हैं। लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव की बोथ या नन ऑफ दिस। देखिए प्रकाश की अगर हम बात करते हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। अगर प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उसमें होती है, यानी उसमें दोनों वेव चलती हैं, और दोनों वेव एक दूसरे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, मतलब लंबवत होती हैं। तो ये दोनों वेव की अगर हम बात करें तो एक वेव हमारी अनुप्रस्थ होती है और दूसरी वेव हमारी अनुदैर्ध्य होती है, मतलब एक ट्रांसवर्स दूसरी लॉन्गिट्यूडनल, तो इसमें दोनों ही उपस्थित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए बेटा। एक छोटे लैंप से समांतर प्रकाश का पुंज प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? विच मिरर इज यूज्ड टू ऑब्टेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मॉल लैंप? ऑप्शंस आर प्लेन, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर या एनी ऑफ द अबव। तो एक छोटे लैंप से अगर हमें समांतर प्रकाश का पुंज प्राप्त करना, मतलब पैरेलल एक्सिस में प्राप्त करना होता है, तो हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, मतलब कॉनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि मॉडल पेपर आपके लिए बहुत लाभदायी होगा। धन्यवाद। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कलसी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है, जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर। जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है प्रांजलि पांडे, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश फ्रॉम मेजर कल्सी क्लासेस। आज का हमारा मॉडल पेपर है एयरफोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा पैसेज का। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। सबको पता है डिसिप्लिन तो हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ही है। इट ऑल्सो मेक्स अ नेशन ग्रेट। ये एक नेशन को ग्रेट भी बनाता है ऑब्वियसली। इट कैन नॉर्मली बी क्लासिफाइड एज सेल्फ डिसिप्लिन एंड इम्पोज डिसिप्लिन। इसको दो में क्लासीफाई किया जा सकता है, सेल्फ डिसिप्लिन और इम्पोज डिसिप्लिन में। द अर्लियर इज रिगार्डेड, यहाँ पे रिगार्डेड होगा, द अर्लियर इज रिगार्डेड एज बेटर फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन। जो पहले वाला है उसको बेटर फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कीपिंग द मोरल ऑफ आवर सोल्जर्स हाई वाइल फाइटिंग इन अ वॉर। ये हमारे सोल्जर्स के मोरल को भी क्या रखता है, बूस्ट करता है, हाई रखता है। इट प्रोड्यूसेस द बेस्ट रिजल्ट एट द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी। और नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी ये क्या करता है, बेस्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है। सो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। आई होप आपने ये पैराग्राफ खुद से भी पढ़ लिया होगा। So our first question is, there are various types of discipline but mainly it can be divided into। हमको पता है हम इसको किस पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो में, सेल्फ डिसिप्लिन और इम्पोज्ड डिसिप्लिन। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, 2 फॉर्म्स। नेक्स्ट, विच इज बेटर टाइप ऑफ डिसिप्लिन? अर्लियर, अर्लियर कौन सा था, सेल्फ डिसिप्लिन बेटर टाइप ऑफ डिसिप्लिन था। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्फ डिसिप्लिन द अर्लियर इज रिगार्डेड एज बेटर फॉर्म, सेल्फ डिसिप्लिन इज द बेटर फॉर्म, राइट। सो आवर थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट मेक्स अ नेशन ग्रेट? नेशन को ग्रेट क्या बनाता है, सेल्फ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, इम्पोज्ड डिसिप्लिन या कोई नहीं? तो व्हाट विल बी आवर करेक्ट आंसर? आवर करेक्ट आंसर विल बी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हमारे नेशन को ग्रेट बनाता है। ओके, लेट्स मूव ओवर टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक्स, राइट। फर्स्ट, शी डैश टू द टेम्पल एवरी संडे। वो हर संडे क्या करती है, जाती है, नहीं जाती है? लेट्स सी, डज नॉट कम, नॉट कमिंग, हैज़ नॉट कम, हैड नॉट कमिंग। जब कोई काम डेली बेसिस पे होता है तो उस केस में हम जनरली किसका यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डज नॉट कम। नॉट कमिंग हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस है, हैज़ नॉट कम प्रेजेंट परफेक्ट, हैड नॉट कमिंग पास्ट परफेक्ट, और ये तो गलत भी है, हैड नॉट कमिंग। नेक्स्ट, द न्यूज़ डैश माई डिनर। The news spoiling my dinner, is spoiling my dinner, spoiled my dinner या has spoiled my dinner। आंसर क्या हो जाएगा,
स्पॉइल्ड माई डिनर, न्यूज़ ने मेरी डिनर को क्या कर दिया, खराब कर दिया, स्पॉइल कर दिया। मूविंग ओवर टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज सूटेबल preposition टू फिल इन ईच ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन है ही वॉज इंसिस्टेड डैश गोइंग टू केरला। अब ये फिक्स preposition का केस है, तो इंसिस्टेड के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ हार्ड टू गेट एक्सेस डैश द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे एक्सेस का मतलब क्या हो गया, उनकी पहुँच, ठीक है, रीच। सो व्हाट विल बी द फिक्स preposition, एक्सेस विद, एक्सेस फ्रॉम, एक्सेस बाय या एक्सेस टू। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इनडायरेक्ट स्पीच का। आई सेड टू माई टीचर प्लीज हेल्प मी। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जब भी प्लीज वर्ड आ जाता है तो उस केस में हम सेड टू को हटा के क्या लगा देते हैं, रिक्वेस्टेड लगा देते हैं। सो फर्स्ट विल फाइंड रिक्वेस्टेड, और रिक्वेस्टेड सिर्फ फर्स्ट में ही है। सो व्हाट विल बी आवर आंसर, आई रिक्वेस्टेड माई टीचर टू हेल्प मी, ही नोज मी, राइट। अब ये क्या है, ये पैसिव केस है, तो इसको अब हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, जो मी है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और जो ही है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और नो के साथ जो हम preposition यूज करते हैं वो है टू। सो व्हाट विल बी आवर करेक्ट आंसर, आई वॉज नोन टू हिम, आई एम नोन बाय हिम, आई एम नोन टू हिम, या आई नो हिम। सो आई एम श्योर आई वॉज नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम, क्योंकि यहाँ पे ये जो सेंटेंस है वो हमारा किस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, राइट। मूविंग ओवर टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब हमको यहाँ पे क्या देखना है, कौन सा वर्ड हमारा इनकरेक्टली स्पेल्ड है, मतलब गलत स्पेलिंग है, राइट। सो 12th बिल्कुल सही, कमिंग गलत है, फुलफिल बिल्कुल सही, कैरिंग बिल्कुल सही। सो व्हाट इज आवर आंसर, कमिंग स्पेलिंग क्या हो जाएगी, COMING। नेक्स्ट, ग्रेटफुल, लिविंग, हैप्पी, जॉयस। अब आप देख सकते हैं हमारी स्पेलिंग कौन सी गलत है, ग्रेटफुल, इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाती है, GRATEFUL, राइट। सो दिस विल बी आवर करेक्ट स्पेलिंग। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। अब इन चार ऑप्शंस में से हमें सबसे एप्रोप्रिएट वर्ड उसको चूज करना है। आई परचेज अ पब्लिक वॉट, कैरियर, करियर, करियर तो हमारा भविष्य होता है। आई परचेज अ पब्लिक कैरी, कैरी मतलब किसी चीज़ को उठाना, कैरिंग लेके जाना एक जगह से दूसरी जगह। सो व्हाट विल बी द आंसर, पब्लिक कैरियर, आई परचेज अ पब्लिक कैरियर। माई ब्रदर इज एन डैश प्रोफेसर। सो व्हाट कैन बी द आंसर, इमिनेंट, एमिनेंट, रिस्पॉन्सिबल, और नन ऑफ दीज। इमिनेंट, पहला वर्ड जो है इमिनेंट, उसका मतलब क्या होता है, शीघ्र घटित होने वाला, ठीक। तो यहाँ पे कुछ शीघ्र घटने वाली बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट है एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब होता है समवन हु इज फेमस और इम्पॉर्टेंट पर्सन, राइट। और नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल। अब देखिए यहाँ हम रिस्पॉन्सिबल का यूज़ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एन, और आर हमारा क्या है, एक कॉन्सोनेंट वर्ड है, राइट, या कॉन्सोनेंट साउंड है। सो व्हाट विल बी द आंसर, एमिनेंट, फेमस एंड इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नाउन फॉर्म ऑफ डिटेक्ट। सो व्हाट विल बी द नाउन फॉर्म ऑफ डिटेक्ट, डिक्टेटर, डिटेक्शन, detective, or detention. So what will be the correct answer, detection, right. The noun form of detect will be detection. Next, a dash piece of literature is a joy forever. What will be the answer, dash piece of literature is a joy forever, a, than, one, or an. So our correct answer will be a, and यहाँ पे लगेगा नहीं, कोई डेफिनेट चीज़ नहीं है, इसलिए द भी नहीं है, और ये एक फ्रेज है जिसको हम अ से ही स्टार्ट करते हैं। A piece of literature is a joy forever. Choose the correct one word substitute. One who looks the dark side of the things. जो हमेशा ही चीज़ों की गलत तरीके से, गलत उसको देखता हो, डार्क साइड को देखता हो, वो कौन होता है, ट्रांसपेरेंट, पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट और ऑनलुक। ऑप्टिमिस्ट तो वो होता है जो हमेशा अच्छी चीज़ों को देखता है, अच्छा साइड देखता है। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, पेसिमिस्ट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जो चीज़ पारदर्शी हो, ठीक है, जिसकी तरफ आप उसको ट्रांसपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट, choose the wrong portion. The officer along with his family members was invited at the reception party. So इसमें क्या गलती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं along with, ये आपका कौन सा कंजंक्शन है, कंपाउंड कंजंक्शन है। और जब भी कंपाउंड कंजंक्शन का केस होता है उसमें हम लोग पहला जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब और प्रोनाउन को चूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे was बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर, डी। नेक्स्ट, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस 10 years. नाउ आपको पता है कि कभी भी जब एक पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही होगी तो आप वहाँ पे सिंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो यहाँ पे किसका यूज़ हो जाएगा, फॉर का इस्तेमाल हो जाएगा, फॉर 10 years हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ माई गुड क्वालिटी इज दैट आई डू नॉट टेक दिस थिंग्स वेरी सीरियसली। नाउ
जब भी हम वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, इसके बाद ऑफ और द का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद जो हमारा नाउन होगा वो किस केस में होता है, प्लूरल केस में होता है। तो यहाँ पे क्वालिटी की जगह पे क्या हो जाएगा, वन ऑफ माई गुड क्वालिटीज हो जाएगा, राइट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड एडमिटेड, यहाँ पे इन द नहीं होगा, यहाँ पे टू होगा। सो नाउ वी लुक ओवर टू आवर क्वेश्चन, he met with an accident and admitted to hospital। वो एक्सीडेंट से घटित हो गया और उसके बाद क्या हुआ, उसको हॉस्पिटल पे एडमिट कर दिया गया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ये पैसिव केस है तो यहाँ पे हो जाएगा एंड was admitted to hospital। सो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सारे आंसर्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू। वो कहते हैं कि बैटल ग्राउंड में वार वही जीतता है जो सही स्ट्रैटेजी से फाइट करता है, ठीक वैसे ही एग्जाम वही क्रैक करता है जो एक्यूरेट प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करता है। तो 15 साल के वास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे हमने डिजाइन किया है फौज के एग्जाम को क्रैक करने का एक किलर प्लान, जिसके माध्यम से आप घर बैठे सिक्योर कर सकते हैं सेना के किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स। तो एमकेसी के ऑनलाइन कोर्स में आपको मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर 24/7, टीचिंग प्लान, चैप्टर वाइज ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, डेली असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल, इंटरैक्टिव क्लासेस, डाउट काउंटर, डेली क्विज, ऑनलाइन टेस्ट, 1-to-1 गाइडेंस, एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स और डेली करंट अफेयर। 4.8 के गूगल प्ले स्टोर की रेटिंग के साथ डिफेंस एस्पिरेंट की पहली पसंद। सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, अभी डाउनलोड कीजिए एमकेसी लर्निंग ऐप अपने गूगल प्ले स्टोर से और बुक कीजिए अपनी फ्री डेमो क्लास।